फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, ये काफी बड़ा चैप्टर है और जैसा मैं सिंगल एंट्री में कहता हूँ कि अगर इसका भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आएगा तो वो भी आपको लास्ट में करना है। स्टार्टिंग में इस चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं छूना अनटिल अनलेस छोटा सा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है तो उसको लास्ट में ही करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है और P&L अकाउंट आता है और हमें जो फॉर्मेट बनाना है वो एज पर कंपनीज एक्ट बनाना है, जिसमें शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आपको बता रखा है कि हम इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग के अंदर 4 सब हेडिंग लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर के एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, और असेट में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। इसके अंदर और अगर हम देखें तो शेयर होल्डर फंड जो हमारी मेन फर्स्ट हेडिंग है, इसके अंदर 3ABC 3 सब हेडिंग्स आ जाती हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इन सबको हम नोट में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी मेन हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या है, ये तो हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटी में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए हम लोग जो लायबिलिटीज होती हैं वो लिखते हैं, जिसके अंदर सब हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं। और फोर्थ मेन हेडिंग में करंट लायबिलिटीज में सब हेडिंग्स में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है PPE, जहां पर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस आता है। ये हमारा मेन हेडिंग है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारी सब हेडिंग है और उसके बाद सब हेडिंग है। और फिर ए हमारी जो सब हेडिंग थी, उसके बाद बी सब हेडिंग आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, deferred tax asset, long term loans and advances and other non current asset। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं हमारे पास, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। तो अब हम डिटेल में अगर हम देखें एक एक चीज को, तो शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं कि कंपनी कितने ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू कर सकती है, उसमें से कितने शेयर इशू किए, उसमें से कितने सब्सक्राइब हुए और फुली पेड अप हो गए, और कितने सब्सक्राइब हुए लेकिन फुली पेड अप नहीं हुए। तो जो फुली पेड अप नहीं हुए उसके पीछे 2 रीजन है, या तो हमने पैसा मांगा ही नहीं या फिर हमने मांगा और नहीं मिला। अगर हमने नहीं मांगा तो कॉल सीनियर नहीं आएगा, लेकिन अगर हमने मांगा लेकिन पैसा नहीं मिला तो कॉल सीनियर माइनस हो जाएगा। अगर हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कॉल सीनियर कितना डायरेक्टर से, तो वो लिख देंगे और अदर्स लिख देंगे। और अगर हमने कुछ शेयर फॉरफिट किए लेकिन अभी तक रीइशू नहीं करे हैं तो वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाता है। अगर हमने शेयर फॉरफिट किए लेकिन रीइशू नहीं किए। इसके बाद हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सभी प्रॉफिट्स आएंगे, चाहे वो रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, कैपिटल नेचर प्रॉफिट से सब आ जाएंगे। जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हम जो प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के समय ट्रांसफर करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर डिवेंचर के इशू के समय आता है। इसके 5 यूजेस होते हैं, वो 5 यूजेस यहाँ बता रखे हैं कि हम बोनस शेयर दे सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, शेयर डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रीमियम रिडेम्पशन राइट ऑफ कर सकते हैं, और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हम यूज में ला सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो अब यहाँ नहीं यूज होगा, ये आप डिवेंचर ही कह सकते। DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जब हम डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं तो 10% हमारे लिए कंपल्सरली ट्रांसफर करना होता है DRR में, और जब सारे रिडेम्पशन हो जाते तो उसे जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। इसका मतलब अगर DRR है तो अभी तक डिवेंचर रिडीम नहीं हुए हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व PPE AS 10 में पढ़ा था कि अगर हम किसी एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं।
शेयर ऑप्शन होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को सस्ते में शेयर इशू करने के लिए बोल सकते हैं। ये हमारे अभी जो है ओल्ड कोर्स में नहीं है, लेकिन न्यू कोर्स में तो आई जाएगा या आ गया होगा। तो इसके अंदर हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग होता है कि हम कितना जो अमाउंट सस्ते में शेयर दे रहे हैं, मान लिया 100 रुपए का शेयर 80 में दे रहे हैं, तो जो 20 रुपए का अमाउंट है पर शेयर के हिसाब से वो यहाँ पर आ जाता है। जनरल रिजर्व हम बनाते हैं किसी भी पर्पस के लिए यूज हो जाए, इसलिए प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व याद हो आपने AS 11 में पढ़ा था और ब्रांच अकाउंटिंग में पढ़ा था कि जब हमारा फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल होता है तो वहां पर अगर जो डिफरेंस आता है फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, उसे हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। हेजिंग रिजर्व हेज करने के लिए होता है फॉरेन एक्सचेंज को, अभी आपके मतलब का नहीं है, अगर होगा तो आप लिख दीजिएगा बस यहाँ। और भी कोई रिजर्व है तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस यूसेज और क्लोजिंग आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड मींस P&L आएगा। P&L अप्रोप्रिएशन जो होता है वो यहाँ पर अब दिखाई देगा। ये P&L अप्रोप्रिएशन है जो भी हम माइनस कर रहे हैं। इंटीम डिविडेंड करंट ईयर का और जो है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का वो लेस हो जाएगा। टैक्स ऑन डिविडेंड अब तो खत्म हो गया है तो अब नहीं आएगा। कोई भी रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती हैं, जो भी लंबे समय के लिए लोन ले रखा है हमने। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स आ जाता है, जो भी हमारा इंटरेस्ट है अगर 1 साल के बाद देना है तो वो सब आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो भी प्रोविजन है 1 साल के बाद देने हैं उसके लिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है हमारे पास कि जो भी हमने लोन ले रखा है थोड़े समय के लिए वो सब कुछ आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और यहाँ पर एक और आता है जो मैंने आपको लिखवाया था, करंट ऑब्लिगेशन या करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो यहाँ पर आता है, यहाँ नहीं आता। करंट अदर करंट लाइबिलिटी में नहीं आता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाता है। इसके अलावा कोई भी ट्रेड पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। बची हुई सारी लाइबिलिटीज जो करंट लाइबिलिटी है वो यहाँ सब आ जाती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, अनपेड डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सब यहीं पर आ जाता है अदर करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम प्रोविजन जो 1 साल से कम पीरियड के लिए लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं, जनरली प्रोविजन फॉर बोनस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे को टेंजिबल जो असेट्स होती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट के अंदर वो सब आ जाती है। इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, इंटेंजिबल असेट्स भी आ जाती हैं और अमोर्टाइजेशन इसमें से लेस हो जाता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो कौन सी सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट में, जॉइंट वेंचर में, कितनी गवर्नमेंट है, कितनी प्रेफरेंस शेयर है, कितने इक्विटी शेयर है, जितना ब्रेकअप दे रखा होगा वो सब ब्रेकअप हम लिख देंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया है तो वो सब आ जाता है। अदर नॉन करंट एसेट में अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस आते हैं, जो एक्सपेंसिव लॉसेस अभी तक राइट ऑफ नहीं किए हैं और जो 1 साल के अंदर राइट ऑफ नहीं होने हैं वो सब यहाँ जाते हैं। जनरली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यहाँ पर आते हैं, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो जितना विद इन वन, मान लिया 10,000 है, इसमें से 2,000 इसी साल राइट ऑफ होगा तो यहाँ पर 8,000 दिखाई देगा और 2,000 रुपए करंट असेट में दिखाई देगा। तो अदर करंट एसेट में ये सब आ जाता है। और इसके बाद में करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जिनका वैल्यूएशन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर होता है। इन्वेंट्रीज आती हैं, इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ आ जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स आ जाते हैं, BR आ जाता है और इनमें से प्रोविजन माइनस हो जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैंक बैलेंस, इसके अलावा कोई भी हमारे पास जो भी चेक्स वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं यहाँ पर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी को दिया है तो वो आ जाता है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में।
और अदर करंट एसेट में भी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस आते हैं, जो एक्सपेंसेस अभी तक राइट ऑफ नहीं किए हैं और 1 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ होने वाले हैं, वो सब यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं आते हैं, ये बैलेंस शीट के बाहर लिखा जाता है। इसमें कंटीजेंट लायबिलिटीज आती हैं, जैसे हमारे अगेंस्ट में किसी ने कोई पैसा मांग रहा है लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं करा, हमने कोई गारंटी दे रखी है, वो भी आ जाता है यहाँ पर। और कमिटमेंट है, अनकॉल्ड लाइबिलिटी है, कोई हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर कुछ कॉल मनी, जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं उस पर उन्होंने अभी तक फाइनल कॉल नहीं करा है, तो जो वो फाइनल कॉल जब करेंगे तो वो हमारे लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कभी भी पैसा मांग सकते हैं, इसलिए उसे भी हम यहाँ पर दिखाते हैं गारंटी वगैरह के अलावा। अगर हमने कोई डिविडेंड प्रपोज किया है तो उसको अलग से दिखाया जाता है इस साल के प्रपोज डिविडेंड को। और अगर हमारे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उन पर हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो वो इकट्ठा होता रहता है, वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद P&L की तरफ बढ़ते हैं, तो P&L के अंदर हम लोग बनाते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लिखते हैं नेट सेल्स, जनरली जो सेल्स होती है हमारी, और जो हमारे पास अदर इनकम आती है जो सेल्स या डायरेक्ट इनकम नहीं है, जैसे P&L की क्रेडिट साइड में रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब अदर इनकम में आ जाएगा। एक्सपेंसेस में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, इसमें ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आता है। क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर आ गया, इसलिए चेंज इन इन्वेंट्री जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हम रॉ मटेरियल नहीं लिखते हैं, फिनिश गुड्स WIP और स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बी पार्ट में आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड सभी खर्चे डी में। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट आता है क्योंकि डिविडेंड तो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होने की वजह से रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स में दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस में बचे हुए सभी खर्चे आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंस करने के बाद प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। फिर इन्हें अलग से दिखाया जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स दिखाया जाता है ताकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिखाई दे जाए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ प्रोडक्ट, अदर इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आ जाता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में मैंने आपको बताया था ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल। चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, तो एड, एंड और बिगिनिंग लिखकर डिफरेंस उसका लिख देंगे। याद रखिएगा आप हमेशा ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करिएगा, प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करिएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय से रिलेटेड सैलरी, PF वगैरह का जो भी पैसा है उनका। फाइनेंस कॉस्ट में जो भी हमारी लोन से रिलेटेड, शेयर्स से रिलेटेड, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सारा खर्चा है। इवन जब हम इशू करते हैं तो कोई हमारे को ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ता है तो वो भी यहीं पर आ जाता है। इसके अलावा बचे कुछ सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, इसकी कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है, बचा हुआ सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। फिर हमने देखा था कुछ क्वेश्चन जहां पर हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड एडवांस टैक्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमने सीखी थी और लेजर अकाउंट सीखे थे। तो यहाँ पर हमें जब भी हम प्रोविजन बनाते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और एडवांस टैक्स हम साथ के साथ देते रहते हैं। आपको इनकम टैक्स में पढ़ाया गया था कि अगर साल में 10,000 रुपए से ज्यादा का हमें टैक्स देना बनता है तो हम एडवांस टैक्स साल में 4 बार देते हैं। तो जब भी हम एडवांस टैक्स देते रहेंगे तो एंट्री बनाते रहेंगे एडवांस टैक्स डेबिट टू बैंक, और ईयर एंड में हम प्रोविजन बना लेंगे। फिर हम जब फाइनली पेमेंट करना होगा, सेटलमेंट होगा, असेसमेंट होगा, तो हम लोगों ने जितना भी प्रोविजन बनाया है, मान लिया हमने प्रोविजन बनाया था 10,000 का, एडवांस टैक्स दिया था 8,000 का, तो टू इनकम टैक्स पेबल या लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्स आ जाएगा 2,000। तो इस तरीके से ये एंट्री 2 की 1 बना लेते हैं, ये मैंने आपको बताया लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन। और अगर हमारी रिफंड होता है, अगर हमारा एडवांस टैक्स ज्यादा है, मान लिया ये 18,000 है, तो 8,000 का रिफंड हो जाएगा, तो इनकम टैक्स रिफंड डेबिट हो जाएगा, हमारी एसेट है। अगर हमने प्रोविजन बनाया लेकिन ईयर एंड के बाद जब एक्चुअल में असेसमेंट हुआ तो हमें पता चला कि वो प्रोविजन कम या ज्यादा था,
तो उस डिफरेंस को भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हमने प्रोविजन 10,000 का बनाया था, होना चाहिए 11,000 का, तो 1,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, तो ये एंट्री बन जाएगी। प्रोविजन ज्यादा बन गया था तो 1,000 का प्रोविजन कम करना पड़ेगा, तो ये एंट्री बन जाएगी। तो ये हमारा था प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। इनके भी काफी क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर कोई टीडीएस है तो वो भी हमारा एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट होता है। डिविडेंड हमें देना होता है, डिविडेंड हम प्रॉफिट में से ही दे सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में ही बांट सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है कि अगर मान लिया लॉस हुआ है और कंपनी तब भी डायरेक्टर्स जो है देना चाहते हैं डिविडेंड, तो हमें ध्यान रखना है कि ये डिविडेंड जो इंटरिम डिविडेंड होगा, इसकी रेट जो होगी ये पिछले 3 सालों के डिविडेंड के रेट्स के एवरेज से ज्यादा नहीं होगी, और डिविडेंड केवल प्रॉफिट के केस में ही दिया जा सकता है। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है एज पर द डेप्रिसिएशन रेट्स गिवन इन कंपनीज एक्ट। कैपिटल रिजर्व में हम सिचुएशन में अलग अलग टाइम पर ट्रांसफर करते हैं। डिविडेंड देने के लिए कंपनी को पहले प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना पड़ेगा, और उसके बाद प्रॉफिट बचेगा तो ही इक्विटी पर डिविडेंड दिया जाएगा। पार्टली पेड अप शेयर है तो जैसा आर्टिकल में लिखा है वैसा लिखा जाएगा, वरना जनरली हम लोग पेड अप वैल्यू पर ही डिविडेंड देते हैं। जितना हमें पैसा मिला है उसी वैल्यू पर देते हैं, और कॉल्स इन एडवांस में कभी भी हम डिविडेंड नहीं देते। डिविडेंड देने के लिए हमारी एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जहां से भी हम दे रहे हैं वो कम करके डेबिट करके डिविडेंड पेबल लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, फिर इनकी पेमेंट कर देते हैं। अगर कोई पेमेंट नहीं हो पाती है तो उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हमने डिविडेंड से रिलेटेड पढ़ा था। रिजर्व में ट्रांसफर करना पहले सेक्शन 123 पहले होता था कि कंपलसरी होता था, अब आपकी इच्छा है। अगर पुराने सालों से आपको लॉस हो रहा है और आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो आपको पहले डिविडेंड देने से पहले जो बुक्स में लॉस है वो, या जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन लिखा गया था, उन दोनों में से जो भी कम है वो पहले माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करंट ईयर के लॉसेस वगैरह लेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप डिविडेंड दे पाएंगे। ये हमने क्वेश्चन 22 किया था। एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी हमने, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है और आप रिजर्व से या पिछले सालों के प्रॉफिट से आप बांटना चाहते हैं, रिजर्व से बांटना चाहते हैं डिविडेंड, तो आपको कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और वो कंडीशन है क्या कि पहले आप मैक्सिमम कितना पैसा जनरल रिजर्व से निकाल सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि जो आप पैसा निकाल सकते हैं वो आपकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स के 10% से ज्यादा ना हो। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, लास्ट बैलेंस शीट में, पिछली बैलेंस शीट में जो भी हमारी पेड कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है उसके 10% से ज्यादा पैसा ना निकाल पाए आप। दूसरा है कि जब आप पैसा निकालेंगे तो बचा हुआ पैसा आपकी पेड अप कैपिटल के 15% से कम ना हो जाए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस इन जनरल रिजर्व में से 15% माइनस कर देते हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो जो अमाउंट आता है वो पता चल जाता है कि कितना अवेलेबल है। तीसरा, आप डिविडेंड का रेट पिछले 3 सालों के एवरेज डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं दे पाए। तो ये 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करा जाएगा। 23 हमने क्वेश्चन किया था, जहां पर तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी वही हम उसी अमाउंट को एज ए यूज कर सकते हैं आउट ऑफ रिजर्व एज ए डिविडेंड। तो ये क्वेश्चन थे 23, 24, 25, उनको आप जरूर देखिएगा, करिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए। बोनस शेयर हम दे सकते हैं इक्विटी शेयरहोल्डर को ही, प्रेफरेंस शेयर को हम बोनस शेयर नहीं दे सकते। बोनस शेयर हमारे 2 टाइप के बोनस होते हैं, बोनस शेयर तो एक ही टाइप के होते हैं लेकिन बोनस हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है मेकिंग
पार्टली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड, और एक होता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। तो अब इन दोनों की अकाउंटिंग में क्या फर्क रहता है कि पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप बनाना है, हम उनको कोई शेयर नहीं दे रहे। मान लिया हमारा शेयर 10 रुपए का है, हमने उसको कहा कि 8 रुपए पेड अप है, अब आपको 2 रुपए नहीं देने हैं और ये आपके शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एंट्री बनानी पड़ेगी। पहले फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा, उसके बाद इस सीक्वेंस में ही आप प्रॉफिट को यूज करेंगे। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व अगर है तो उसके बाद फ्री रिजर्व्स, और फिर उस बोनस को फाइनल कॉल से सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देते हैं तो आपको 2 एंट्री बनानी पड़ेगी। यहाँ पर न्यू चीज है CRR। नंबर 1 पर कैपिटल रिजर्व थी, यहाँ CRR है। नंबर 2 पर वहाँ फ्री रिजर्व थी, यहाँ नंबर 2 पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। नंबर 3 पे कैपिटल रिजर्व है। नंबर 4 पे डिविजिबल। इसी सीक्वेंस में आपको यूज करना है, याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस में यूज करना है। क्योंकि डिटेल के लिए तो आप वीडियो देखिए, जब मैंने पूरी वीडियो में समझा रखा है, यहाँ पर आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। ये CRR का सिंगल यूज होता है, बोनस शेयर इशू करना, इसलिए सबसे पहले उसे यूज करेंगे। दूसरे नंबर पर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि उसके 4-5 यूज होते हैं, उसमें एक यूज ये है। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इसको कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को से कैपिटल नेचर के लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है। बचा हुआ डिविजिबल रिजर्व प्रॉफिट, वो तो फ्री रिजर्व होता है, फ्री प्रॉफिट होता है, वो तो कभी भी किसी के साथ भी हम यूज में ला सकते हैं, और फिर हम बोनस शेयर इशू करने की एंट्री बना देंगे। तो बोनस शेयर के बाद अगर हमारी ऑथराइज कैपिटल बढ़ गई है तो हम उसकी भी रेजोल्यूशन पास करके अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा देंगे। इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस में देख सकते हैं मैंने काफी बड़े बड़े क्वेश्चन कराए हैं। इतने बड़े क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ी कम होती है एग्जाम में, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, अगर आया कम से कम। अगर आ गया तो आपको फिर भी इसे एंड में करना है, शुरू में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे शुरुआत में पकड़ लेंगे तो आप फंस जाएंगे। एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमने चैप्टर पढ़ा था अलग से, वो इस चैप्टर का ही पार्ट है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से रिलेटेड भी पॉइंट्स आ जाते हैं। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स, जो PGBP हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड भी काफी बातें इस चैप्टर के अंदर देखी गई। तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मेट अच्छे से पता हो, बैलेंस शीट का, P&L का, और आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बहुत अच्छे से आता हो, और इनकम टैक्स में PGP में कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है, ये भी पता हो, क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाते हुए हमें वो सब ध्यान में रखना होता है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो इसे लास्ट में करिए। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में नहीं।